नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ 12 बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इससे पहले कि हम पाठ शुरू करें, एक बार जान लेते हैं लेखक का संक्षिप्त परिचय। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देशी राजकन्या, पाजेब, ये कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह। प्रमुख पुरस्कार जिनसे इनको सम्मानित किया गया वे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान। इनका निधन सन 1990 में हुआ। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस पाठ जो हमारा है बाजार दर्शन, इसमें लेखक जैनेन्द्र कुमार क्या कहना चाहते हैं, वो क्या भाव है इस पाठ में, वो हम जरा जान लेते हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का यह लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ बाजार दर्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक निबंध है जो जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है और यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने अपने परिचितों तथा मित्रों से जुड़े अनुभव के आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि बाजार की जादुई ताकत किस तरह से मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। तो पाठ के शुरू में ही वे बताते हैं कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है और उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की इस महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो यहाँ पे लेखक बताते हैं कि उनका कोई मित्र जो एक मामूली सी चीज लेने के लिए बाजार गए और जब उस वापस लौटे तो उनके पास बहुत सारे बंडल थे। तो जब लेखक ने उनसे पूछा कि यह क्या, तो उन्होंने कहा कि यह जो साथ थी, अर्थात उन्होंने ये सारा जो दोष था वह अपनी पत्नी पर डाल दिया कि जब स्त्री माया न जोड़े, जब स्त्री धन नहीं जोड़ रही है तो भला मैं कैसे जोड़ूं। तो उन्होंने अपनी पत्नी की ओट ले ली और हमेशा से यही होता आया है कि लोग फिजूल खर्ची के लिए या खरीदारी के लिए वे सब पत्नी को ही दोषी ठहरा देते हैं और लेखक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ऐसा होता आया है। लेकिन इसके अलावा एक और तत्व है जिसके बारे में लेखक बात करते हैं और वह है मनी बैग, यानी कि पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल्टा न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? जैसे कि उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं
और वे पैसे को पानी की तरह नहीं बहाते, बल्कि बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं और पैसे को जोड़ने में ही, बचा कर रखने में ही वे गर्व का अनुभव करते हैं और खुश रहते हैं। तो लेखक ने अपने मित्र से कहा कि यह कितना सामान ले आए, और मित्र ने अब सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तो यानी कि अगर उनके पास और परचेजिंग पावर होती तो वे और अधिक सामान, चाहे उसकी उन्हें ज़रूरत होती या ना होती, वे खरीद लाते। तो इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत हाथ है, और वह महत्व है बाजार का। लेखक अब बाजार के महत्व की बात करते हैं। लेखक ने अपने मित्र से पूछा, यह इतना कुछ नाहक ले आए? तो मित्र ने जवाब दिया, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। और लेखक ने भी अपने मन में कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। अर्थात लेखक भी इस बात से सहमत हैं कि वाकई में बाजार एक शैतान का जाल है, और इसमें एक तरह से मूक आकर्षण होता है या मूक आमंत्रण होता है, जो इंसान को ये एहसास दिलाता है कि उसके जीवन में कमी है। वह बाजार में खड़े होकर, जो व्यक्ति है वह बाजार में खड़े होकर यह सोचने लगता है कि उसके जीवन में कितना कम है। परिमित का मतलब है कि सीमित, कि उसके जीवन में कितना कम है, कितना सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है, अर्थात कितना ज्यादा है, अपार है, और इस कारण से उसे अपने जीवन में अभाव महसूस होने लगता है। ठीक है, तो अब आगे लेखक अपने एक और मित्र की बात करते हैं और बताते हैं कि ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, और आए तो खाली हाथ। लेखक ने पूछा, कहाँ रहे? तो बोले, बाजार देखते रहे। लेखक ने कहा, बाजार का देखते क्या रहे, लाए तो कुछ नहीं। तो मित्र ने जवाब दिया, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। लेखक ने कहा, बहुत खूब, पर मित्र की बात ठीक ही थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम बुरा होगा। बाजार में एक जादू है, और वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, और जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है कि जब जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। तो लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बाजार में एक जादू होता है, अर्थात उसमें एक आकर्षण होता है जिसमें व्यक्ति जो है वो उलझ जाता है, और यदि उसकी जेब भरी हो, अर्थात उसकी जेब में पैसा हो, और मन खाली हो, अर्थात उसके मन में कोई डिसीजन ना हो, कोई निर्णय ना हो कि उसे बाजार जाकर खरीदना क्या है, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। मन खाली है तो बाजार की अनेक अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच ही जाएगा, और कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है कि यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, और सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाले मालूम होते हैं। लेकिन जब यह जादू उतरता है तो पता चलता है कि फैंसी चीजों की जो बहुतायत है वह आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल डालती है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जब बाजार का जादू चढ़ता है तो इंसान बहुत सारी बेफजूल की चीजें खरीदता है, लेकिन जब वह जादू उतर जाता है तो वही चीजें उसे आराम में खलल डालने वाली प्रतीत होती हैं, और वह उससे निराश होता है कि ये मैंने क्यों खरीद ली। पर इस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, और वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। और लेखक ने इसका एक तरीका भी बता दिया, इस जादू से कैसे बचा जा सकता है। कि उन्होंने कहा कि जब बाजार जाएं तो उसका ये उपाय है कि मन खाली ना रहे, अर्थात जब बाजार जाएं तो ये सोचकर जाएं कि हमें क्या खरीदना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा सोचकर जाएंगे तो आप बाजार की जादू से बच जाएंगे। ये सरल सा उपाय है। बाजार की असली सार्थकता
आवश्यकता के समय काम आने में है। लेखक अपने पड़ोस में रहने वाले एक महानुभाव भगत जी की बात कहते हैं। वे बताते हैं कि भगत जी चूरन बेचते हैं और यह काम वे बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास प्रसिद्ध है। अगर कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या, माला माल होते। पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। और जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई हुई नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता हुआ भी लेखक ने उन्हें नहीं देखा है। ऐसा भगत जी के आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वे निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता छोड़ देते हैं। उन पर बाजार का जादू वार नहीं करता। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी। और पैसे की व्यंग्य शक्ति, इसके बारे में बात करते हुए लेखक कहते हैं कि यदि मैं पैदल चल रहा हूं और पास से कोई मोटर धूल उड़ाती हुई निकल जाए तो ऐसा लगता है मानो कलेजे को कौंधती हुई एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा सी देर में ही उसे अपने सगों के प्रति अर्थात अपने ही माता पिता के प्रति कृतघ्न यानी कि एहसान फरामोश बना सकती है। तो भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है जिससे उनके सामने तमाम व्यंग्य शक्ति असफल हो जाती है। लेखक उस बल को कोई नाम नहीं दे पाता। ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक या नैतिक बल होता है और वास्तव में केवल निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। लेखक को देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। लेखक ने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न ही उस समय वह बाजार को किसी भी भांति कोस रहे मालूम होते थे। रास्ते में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थीं। वे अपनी खुली आंख और संतुष्ट और मगन होकर चौक बाजार से चलते चले जाते हैं। रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहां 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। उन्हें जीरा और नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक वहां जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वे वहां से सहज भाव से ही उसे ले लेते हैं। तो यहाँ लेखक को ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य दे सकता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। अर्थात लेखक के अनुसार बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिसे यह पता होता है कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति परचेजिंग पावर यानी कि क्रय शक्ति के गर्व में बाजार की शैतानी शक्ति या यूं कहें कि व्यंग्य शक्ति को ही बढ़ावा देता है। लेखक ने अपने 2 मित्रों के उदाहरण दिए और वे बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है वह अनीति शास्त्र है। यह उपभोक्ताओं को दुख, गरीबी तथा ईर्ष्या देता है। ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है। ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता, अपितु शोषण और कपट को ही बढ़ावा मिलता है। तो प्यारे बच्चों, यह था पाठ बाजार दर्शन। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।